नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर हमलावर है। और हमलावर इस बात पर है कि जो आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने अमेरिका में जो कुछ बोला था, कुछ सवाल के जवाब में उन्होंने जो बात कही थी और जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके खिलाफ हमलावर हैं, उसी बयान पर बीएसपी नेता मायावती ने भी राहुल गांधी को घेरा है। लगातार उनके ट्वीट्स उस पर आ रहे हैं। आज सुबह भी उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा दो तरह की नीति अपनाती है और राहुल गांधी भी यहाँ कुछ कहते हैं और विदेश में जाकर कुछ कहते हैं। यद्यपि विदेश में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था उसका वीडियो भी सामने है। उसके बारे में राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया है आरक्षण को लेकर उनकी और उनकी पार्टी की क्या मंशा है, क्या सोच है, उन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बात कही है। लेकिन बीएसपी नेता का लगातार इस तरह का हमला करना ये राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनको हैरान करने वाला है। और सवाल ये उठ रहे हैं कि बीएसपी नेता मायावती लगातार उस कांग्रेस पार्टी पर क्यों हमला कर रही हैं जो पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार में नहीं है, जो पिछले कई साल से, कई दशक से उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है। उत्तर प्रदेश में उसका मुकाबला दूसरी पार्टियों से है, अब तक समाजवादी पार्टी से था और अब भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन बीएसपी नेता मायावती कांग्रेस पार्टी पर इतनी हमलावर क्यों है? और यह भी खास बात कि उनकी पार्टियों से निकले हुए तमाम नेता भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में गए, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी में गए, वो समाजवादी पार्टी में गए, कुछ कांग्रेस में भी आए। लेकिन इन सब के बावजूद बीएसपी नेता मायावती कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं पर, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर लगातार हमलावर होती है। चाहे कोई मुद्दा हो, वहां पर पीड़ितों से मिलने जाने के कार्यक्रम हो, प्रियंका गांधी के या राहुल गांधी के भी मायावती का तुरंत ट्वीट आता है। कोई भी ऐसी घटना हो और वहां अगर ये पहुंचते हैं तो इनका ट्वीट आता है। या अगर कोई बड़ी घटना हो रही हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करती है कि ये पिछली सरकारों का और खासकर कांग्रेस पार्टी की सरकारों का है। तो अब एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से बीएसपी नेता मायावती ने घेरा है राहुल गांधी को, तो एक बार ये सवाल फिर उठ रहे हैं कि आखिर मायावती के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिल्कुल उसी तरह क्यों होते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी होती है। पहले देखते हैं मायावती ने आज क्या ट्वीट किया है, क्या लिखा है उन्होंने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बारे में। मायावती लिखती हैं कि कांग्रेस वह श्री राहुल गांधी की SC ST OBC आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली एवं छल कपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए यह आरक्षण का समर्थन व इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। इनके इस दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहें। यह भी सच है कि केंद्र में इनकी सरकार ने OBC आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। साथ ही बीएसपी के संघर्ष से SC ST के पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए संसद में लाए गए संविधान संशोधन बिल को भी कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, जो अभी तक लंबित है। तथा न ही इस मामले में इनकी सरकार ने माननीय कोर्ट में सही से पैरवी की। इस आरक्षण विरोधी कांग्रेस व अन्य पार्टियों से भी ये लोग सजग रहे। साथ ही केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराना और अब सत्ता से बाहर होने पर आवाज उठाना, यह सब ढोंग नहीं तो और क्या है। बीएसपी नेता मायावती का ये जो पूरी तरह से इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को और जो चीजें जो बिल लंबित पड़े हुए हैं उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी को घेरना, और ये बिल्कुल उसी तरह की भाषा है जिस तरह की भाषा इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो सीधे राहुल गांधी को धमकी तक दी है। बीएसपी नेता मायावती के बयान में केवल उनकी राजनीतिक आलोचना है, धमकी किसी तरह की नहीं है। लेकिन ये जो आलोचना के जो शब्द है, आलोचना का जो तरीका है, ये बिल्कुल वही है। और यही नहीं कि अभी आज ही किया है, मायावती ने कल भी एक ट्वीट किया था और लंबा ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को इस जो आरक्षण पर उन्होंने बयान दिया था, आरक्षण पर जो बात कही थी अमेरिका में,
उस पर उन्होंने कल भी एक ट्वीट किया था। और यही नहीं, जिस दिन वहां पर दिया था, जब ये बात हुई थी और ये इस बयान के कुछ अंशों को, कुछ टुकड़ों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट कर उनका एक आलोचना की थी, उसके बाद भी बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट आया था और उन्होंने भी आरक्षण को लेकर इस पर आलोचना की थी। राहुल गांधी ने आरक्षण पर क्या कहा था, उस बयान को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर स्पष्टीकरण भी दिया और ये कहते हुए दिया कि इस पर स्पष्टीकरण मुझे इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि इस पर मैंने जो बात कही थी उसको गलत तरीके से पेश किया गया है, पूरी बात को नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा कई और जो दलित संगठन हैं उन्होंने भी इस पर राहुल गांधी का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा था उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका विरोध किया जाए या उसमें आरक्षण को खत्म करने जैसी बात है। दरअसल राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया वहां पर कि क्या आरक्षण भारत में कब तक चलता रहेगा, क्या इसको खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जाएगा या नहीं, तो राहुल गांधी का कहना था कि जो आरक्षण, संविधान ने जो आरक्षण दिया है, तो जो इसका प्रोविजन करने वाले जो लोग थे, संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी कि जब तक समाज में बराबरी नहीं आ जाती, ये गैर बराबरी जब तक बनी रहेगी तब तक ये आरक्षण दिया जाता रहेगा, ये गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, समाज में सभी जाति समुदाय के लोगों को एक जैसा अधिकार होगा, उनके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, तो फिर इस आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बयान को ये कहकर बताया गया कि इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। एक बार पहले राहुल गांधी का वो बयान सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने खुद उस पर क्या स्पष्टीकरण दिया था। और ये बयान, अमेरिका में ये बात उन्होंने कही थी, अंग्रेजी में ये बात कही थी। एक बार सुनते हैं क्या कहा था राहुल गांधी ने तो ये उसको हम सुनेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार बीएसपी नेता मायावती का कल का ट्वीट भी देख लेते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया था, उसमें भी उन्होंने राहुल गांधी को इस मुद्दे पर घेरा था। तो उनका कल का जो ट्वीट है और उसमें भी उन्होंने यही बात लिखी थी और ये लंबा चौड़ा ट्वीट है, लेकिन इसके आखिर में वो लिखती हैं कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इसके अलावा कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण के भी विरुद्ध रही हैं। श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। ऐसी संविधान, आरक्षण व SC ST OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहें। और यही नहीं, ये जो पूरा का पूरा ट्वीट है इसमें इन्होंने बीएसपी नेता मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें क्यों राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। राज्यसभा की सदस्यता से उन्हें इसलिए इस्तीफा देना पड़ा कि सहारनपुर में हुई घटना के बारे में वो कुछ बोलना चाहती थी, उनको बोलने नहीं दिया गया, इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, NDA के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें उन्हें बोलने नहीं दिया गया, लेकिन तब भी मायावती ने उसमें बीजेपी का कोई नाम नहीं लिया है। तो ये लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और ये अक्सर आरोप लगते रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आरोप लगे, पिछले उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए वहां भी आरोप लगे और ताज़ा तरीन हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां भी इंडियन नेशनल लोकदल से बीएसपी ने गठबंधन किया है और काफी पहले ही ये गठबंधन हो गया था। इसको भी कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। और ऐसी स्थिति में जब लगातार वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, जो कि ना तो केंद्र में सरकार है, ना उनका जहां मुख्य आधार है उत्तर प्रदेश वहां सरकार में है, तो ये साफ समझा जा सकता है कि उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि केंद्र की सरकार है। जबकि दलितों के उत्पीड़न और तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं और ऐसे कई मामलों में उन्होंने संज्ञान भी नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम घटनाएं हुई जहां वो नहीं गई, जिसका नतीजा रहा, ये कहा जाता है कि सहारनपुर में जो भीम आर्मी के नेता, आजाद समाज पार्टी का जो उभार हुआ है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है कि बीएसपी नेता मायावती की इस तरह की राजनीति। लेकिन वो लगातार ये आरोप लगते भले रहे हैं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है उससे लगातार ये दिखता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो किस तरह से रहती हैं और उनकी कार्यशैली से जो उनकी चुनावी रणनीति होती है उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचता रहता है।
लेकिन अब ये जो सवाल आरक्षण को लेकर है, इसमें बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने दरअसल जो बात कही नहीं, उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हमलावर हैं ही, बीएसपी नेता भी, मायावती भी हमलावर हैं और कह रही हैं, सीधे तौर पर कह रही हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने का ऐलान कर दिया। क्या कहा राहुल गांधी ने उसको हम लोग सुनेंगे, लेकिन इसके अलावा और इस ट्वीट में और क्या बातें कही गई है ये अमलेंदु जी बताएंगे और इसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमलेंदु जी थोड़ा उस पर बताएं कि बीएसपी नेता मायावती की इस जो टिप्पणी के बाद। देखिए समीर जी, एक तो मायावती जी की जो टिप्पणी आई है वो लगातार मायावती जी हमलावर हैं कांग्रेस के ऊपर और ख़ास तौर से राहुल गांधी के ऊपर, और वही वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बना रही है। तो हालांकि वो नैरेटिव चल नहीं पा रहा है, तो चूंकि बीजेपी का नैरेटिव नहीं चल पा रहा है, तो आरोप ये है कि चूंकि बीजेपी का नैरेटिव नहीं चल पा रहा है, तो इसके लिए उतारा गया है मायावती जी को कि वो नैरेटिव बनाए। तो वो जाके अब नैरेटिव बना रही है। जैसे कुमारी शैलजा को लेकर वहाँ बीजेपी नैरेटिव बना रही है हरियाणा में वही भाषा जो बीजेपी बोल रही थी, वही भाषा मायावती जी के भतीजे जो आकाश आनंद हैं वो जाकर हरियाणा में कुमारी शैलजा के लिए बोल रहे थे। तो ये एक तरीके से समझा जाता है कि कुछ ना कुछ अंदर से शायद तालमेल कुछ होगा। अब है कि नहीं है इसके हम कुछ नहीं कह सकते, सबकी अपनी राजनीति है, हर दल की अपनी राजनीति होती है, कुछ को किसी में फायदा दिखता है, कुछ को किसी में फायदा दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि मायावती जी राहुल गांधी पर इतना ज्यादा हमलावर क्यों है और इसका फायदा आखिर किसको होगा, ये है। तो अगर इससे होता है तो, लेकिन उनकी देखा जाए तो कार्ड जो है वो आ गई है और जो तमाम दलित संगठन हैं उन्होंने इसका जो बीजेपी नैरेटिव बना रही थी उसका विरोध भी किया है। हालांकि जो मायावती जी ने ट्वीट किया था कल समीर जी, वो काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट था, उसको एक बार पूरा पढ़ के सुना देते हैं। ये है कि देश में अभी तक हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से ये साबित होता है कि खासकर कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने विरोध दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूरत याद आती है। कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों, ये बीजेपी जातिवादी पार्टी नहीं है, ये उन्होंने कह। फिर आगे लिखती हैं कि लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार ही कर देती हैं तथा इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। फिर आगे लिखती हैं कि जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए तथा अपने समाज को फिर इन पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। फिर आगे लिखती है कि क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के कमज़ोर वर्गों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिनसे प्रेरित होकर फिर मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में इसकी हुई उपेक्षा तथा ना बोलने देने की स्थिति में फिर मैंने इनके सम्मान व स्वाभिमान में अपने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में दलितों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की सलाह। यानी अभी तक इन्होंने कहीं भाजपा का कोई नाम नहीं लिया कि भाजपा की सरकार थी, भाजपा की मंत्री जो थी उस समय तत्कालीन स्मृति ईरानी, उन्होंने नहीं बोलने दिया था। बहुत आक्रामक तरीके से उन्होंने मायावती जी के लिए टिप्पणी की थी समीर जी। फिर आगे लिखती हैं कि इसके अलावा कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण के भी विरुद्ध रही हैं। श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। ऐसी संविधान आरक्षण व SC ST OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहें, ये मायावती जी का समीर जी कहना है। तो यानी वो कुल मिलाकर हमलावर जो है वो राहुल गांधी के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी से वो कोई सवाल नहीं कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया है। 400 पार का नारा जो दिया गया था बीजेपी की तरफ से, वो क्यों दिया गया था, इस पर मायावती जी एकदम खामोश हैं। जी बिल्कुल, उसी तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया था अमेरिका में, जब उन्होंने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पत्रकार वार्ता कर रहे थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके छोटे से वीडियो को दिखाया है और उसको लेकर आरोप लगाया है कि वो आरक्षण को खत्म करने की, लेकिन राहुल गांधी ने खुद उस पर, राहुल गांधी ने पहले क्या वहां पर भाषण दिया था उसको हम लोग सुनेंगे, लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट भी देख लेते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने क्या लिखा कि उसको किस तरह से उसे एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको जो उन्होंने नहीं कहा है वो बात उनको कही जा रही है। राहुल गांधी ने लिखा कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए।
आगे लिखते हैं वो कि मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे लिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। ये बात उन्होंने, ये स्पष्टीकरण राहुल गांधी ने तब दिया जब आरक्षण पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था और उस पर उनकी आलोचना हो रही थी और सीधे ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने तो आरक्षण को खत्म करने का ऐलान कर दिया अमेरिका में जाकर। बीएसपी नेता मायावती जी अपने ट्वीट में सीधे तौर पर लिख रही हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन वास्तव में राहुल गांधी ने क्या कहा था, एक बार उसको सुनते हैं। और जो उन्होंने अमेरिका में भाषण देते समय या पत्रकार वार्ता में बात कही थी आरक्षण पर पूछे गए सवाल को लेकर, उसके वो अंग्रेजी में वो भाषण था, उसको लेकर उस तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। राहुल गांधी के समर्थन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पौत्र, वो भी उनका भी बयान हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से उन्होंने भी समर्थन किया कि राहुल गांधी दरअसल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो वही बात कह रहे हैं जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी, उसी के अनुरूप कह रहे हैं। पहले राहुल गांधी को सुनते हैं कि अमेरिका में उन्होंने आरक्षण को लेकर क्या कहा था, जिसे लेकर इतनी ज्यादा टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से आ रही हैं और अब बीएसपी नेता मायावती उन पर इतनी हमलावर है। The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Caste census is one of 3 ideas. It's a simple exercise to say, okay, we've been, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? Now, there are 2 other components. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. And we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure, I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. तो ये जो बातें हैं राहुल गांधी ने कही, उसे लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने आरक्षण को खत्म होने की बात कही, उन्होंने किस जगह पर कही, ये बड़े हैरानी की बात है। सवाल के जवाब में वो कुछ बातें कह रहे थे और उनका यही कहना था, जो उनके कहने का मतलब था कि आरक्षण को के लागू होने के पीछे जो एक इच्छा थी, मंशा थी, जो उद्देश्य था, जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आरक्षण की ज़रूरत नहीं रहेगी, तब उसको ख़त्म किया जा सकता है। यानी जब तक समाज में बराबरी रहेगी और गैर बराबरी खत्म हो जाएगी तब तक उसकी ज़रूरत रहेगी, लेकिन अब उसको कहा जा रहा है कि आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। और इस पर बीएसपी नेता मायावती जिस तरह से राहुल गांधी पर हमलावर हैं, उसे लेकर लोगों को बड़ी हैरानी हो रही है। हैरानी उन तमाम जो दलित समुदाय हैं उनको भी हो रही है। और जैसा अभी बताया हमने कि इसको लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र, उन्होंने भी बड़ा सवाल उठाया है और उन्होंने सीधे राहुल गांधी का समर्थन किया है और कहा है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही राहुल गांधी ने जो कि आपत्तिजनक हो और आरक्षण को खत्म करने या हटाने जैसी बात तो है ही नहीं। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल, यही उन्होंने कहा राजा अम्बेडकर ने, और उन्होंने एक लंबा वीडियो जारी किया समीर जी, वो लाइव फेसबुक पे लाइव वो आए और लाइव आकर उन्होंने जारी किया और उन्होंने ये रहस्य खोला कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों ने उनसे कहा कि आप इस पे आंदोलन कीजिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई आदेश नहीं दे सकता कि हम किस पे आंदोलन करें, किस पे नहीं करें। फिर उन्होंने उस वीडियो में कहा है कि भाई हम इस पे आंदोलन क्यों करें,
राहुल गांधी ने क्या गलत कहा। जी, राहुल गांधी ने जो कहा वो तो एक अम्बेडकराइट जो है, जो सच्चा अम्बेडकराइट है, लेकिन वो, और फिर उन्होंने ये भी जोड़ा कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ऊपर से अम्बेडकराइट देखते हैं अंदर से बीजेपी है। जी, यानी उन्होंने बीएसपी या मायावती जी का नाम नहीं लिया, लेकिन क्या उनका इशारा उनकी तरफ था, मुझे नहीं मालूम कि था कि नहीं था। लेकिन वो जो उन्होंने कहा कि चूंकि जिस तरीके से मायावती जी हमलावर हैं राहुल गांधी के ऊपर, उससे लगता है इशारा, उनका इशारा उनकी तरफ भी रहा होगा। ऐसा हो सकता है, पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन उनका कि उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चा अम्बेडकराइट है, जो अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, वो यही बात कहेगा जो राहुल गांधी ने कही। फिर उनका कि राहुल गांधी ने तो बल्कि हमारी बात कही। राहुल गांधी का वो वक्तव्य जो है वो आरक्षण के समर्थन में है। जी, ये उन्होंने राजरत्न अम्बेडकर ने कहा। उसको हम सुनवाते हैं कि राजरत्न अम्बेडकर ने अब फेसबुक लाइव पे आकर क्या कहा, उसका एक अंश सुनते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें कुल मिलाकर ये जो बात है कि तमाम जो इस जो तमाम संगठन हैं, दलितों के संगठन हैं, अम्बेडकराइट संगठन हैं, उसको लेकर जो बीएसपी नेता मायावती राहुल गांधी पर या कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं, लेकिन वो संगठन राहुल गांधी के समर्थन में है और उनका ये साफ कहना है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो कोई आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि वो वही बातें हैं जो वास्तव में हर अम्बेडकराइट चाहता है और वही बात वो भी करता है। तो इसको लेकर लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीएसपी नेता मायावती को बार बार ये जरूरत क्यों पड़ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा में, भारतीय जनता पार्टी के तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर हों, सीधे तौर पर राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हों। और यही नहीं, उनके ऊपर बार बार ये आरोप लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करती है। भारतीय जनता पार्टी उनकी जो कार्यशैली होती है, चाहे उनके भाषण हो, चाहे उनके ट्वीट्स हों, चाहे उनका चुनावी राजनीति में उनकी हिस्सेदारी का जो तरीका है वो हो, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो, हर जगह ये दिखाई पड़ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में रहती हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की चीजें देखी गई। लगातार उन्होंने टिकट बदले और उसका मकसद यही था, वो साफ दिखाई पड़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। कुछ जगहों पर फायदा हुआ भी, लेकिन चूंकि माहौल इतना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था कि इन तो छोटी मोटी चीजों से बहुत असर नहीं पड़ा और बीजेपी को वहां पर काफी सीटों का नुकसान हुआ। अब हरियाणा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बीएसपी नेता मायावती ने इनेलो के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल यानी जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है ताकि मतों का विभाजन हो और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत फायदे की स्थिति में वहां दिखाई नहीं पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बगावत, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना, वो ये दिखा रहा है कि इस समय वहां कठिन स्थिति में चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो इस तरह का कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है या कोई कोशिश छोड़ना नहीं चाहती है। और उन कोशिशों में से एक कोशिश ये भी है कि इनेलो और बसपा के गठबंधन के पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी है। उसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन विपक्ष ये लगातार, कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है और दूसरे राजनीतिक दल भी आरोप लगा रहे हैं। और चूंकि बीएसपी के साथ कई बार ऐसा हुआ है कि उसने अपनी कार्यशैली को, उसने इस तरह की रणनीति से बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, तो ये आरोप उसके ऊपर लगातार लग रहे हैं और कई बार वो आरोप पुष्ट होते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। ताजा तरीन जो हमला है राहुल गांधी के ऊपर बीएसपी नेता मायावती का, वो भी साफ दिख रहा है कि उनके ट्वीट की जो भाषा है वो बिल्कुल वैसी है, उसी तरह की आक्रामक भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। यद्यपि वह बात जिसके लिए वो आरोप लगा रही हैं वो राहुल गांधी ने कहा ही नहीं है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से कह रहे थे कि राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने की बात की ही है, वही बात बीएसपी नेता मायावती भी कह रही हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल। इस बीच समीर जी, एक बड़ी खबर आ रही है कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट है जी, उसने जो सिद्धारमैया के ऊपर जो केस चलाने की अनुमति थी, उस पर कुछ बड़ा फैसला दिया है। क्या बड़ा फैसला आता है ये भी हम बताते हैं अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल।
और ये सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट में वहां उनको उनकी जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया है। उसके बारे में और जो डिटेल है हमारे न्यूज़ रूम के साथी उसको आपके सामने ले आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे और उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर अभी यही है कि बीएसपी नेता मायावती राहुल गांधी के आरक्षण के बयान पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा है कि ये दोहरी नीति अपनाते हैं राहुल गांधी आरक्षण को लेकर। एक तरफ अमेरिका में कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे और दूसरी तरफ यहां आकर कहते हैं कि हम 50% से ज्यादा आरक्षण करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने की बात कही नहीं थी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि यह आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक कि समाज में गैर बराबरी नहीं मिट जाती, सामाजिक भेदभाव कुछ जातियों के साथ जो होने वाला है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। एक बार देखते हैं कि मायावती ने आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें क्या लिखा है। इससे पहले भी 2-3 बार वो ट्वीट कर चुकी हैं। आज उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस व श्री राहुल गांधी की SC ST OBC आरक्षण की नीति स्पष्ट नहीं है बल्कि दोगली नीति है और ये इस तरह की नीति है उनकी कि इसको देश में इनके वोट के लिए ये आरक्षण पर इसको 50% की बात बढ़ाने की बात कहते हैं जब देश में रहते हैं, लेकिन जब देश के बाहर जाते हैं तो आरक्षण को खत्म करने की बात कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने लिखा है कि यह भी सच है कि केंद्र में इनकी सरकार ने OBC आरक्षण से संबंधित मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। साथ ही बीएसपी के संघर्ष से SC ST के पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए संसद में लाए गए संविधान संशोधन बिल को भी कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, जो अभी तक लंबित है, तथा न ही इस मामले में इनकी सरकार ने माननीय कोर्ट में सही से पैरवी की। इस आरक्षण विरोधी कांग्रेस व अन्य पार्टियों से भी ये लोग सजग रहे। साथ ही केंद्र में रही कांग्रेस सरकार द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराना और अब सत्ता से बाहर होने पर आवाज उठाना, यह सब ढोंग नहीं तो और क्या है। ये बीएसपी नेता मायावती कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही हैं, राहुल गांधी के उस बयान को लेकर उन पर हमलावर हैं जो बयान उन्होंने दिया ही नहीं। राहुल गांधी ने खुद स्पष्टीकरण दिया है और ये बीएसपी नेता मायावती के सवाल उठाने से पहले ही उन्होंने दिया है। हालांकि उस समय भी इन्होंने सवाल उठाया था जब अमेरिका में ये बात कही थी मायावती ने, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से उनके बयान के एक छोटे से अंश को प्रचारित किया और कहा कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उस पर राहुल गांधी ने खुद स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात कही ही नहीं है जिसको झूठे तौर पर यहाँ प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन उस बात को लेकर अब बीएसपी नेता मायावती इतनी हमलावर क्यों है कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी को लेकर। और ये जो बहुत हैरानी की बात ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगे कि वो 400 पार का नारा इसलिए दे रही है ताकि संविधान में संशोधन कर सके, संविधान को बदल सके और आरक्षण को खत्म कर सके, उस समय बीएसपी नेता मायावती का कोई बयान रमलेदु जी इस तरह का नहीं आया कि उनका विरोध करते हुए। और आज भी समीर जी बीजेपी का आज भी ये जो मायावती जी ट्वीट कर रही हैं इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी का एक ट्वीट है ये जी, ये राहुल गांधी का ये ट्वीट है जो डंकी पर हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों करनाल में राहुल गांधी उस युवा के घर गए मिलने जहां जो युवा उनको घायल अवस्था में मिला था अमेरिका में और डंकी का शिकार हुआ था। डंकी आपको बता दें कि अवैध तरीके से यहाँ के युवाओं को बाहर विदेशों में ले जाकर उन्हें रोजगार के लिए ले जाया जाता है, अवैध तरीके से, उसमें लीगल वे का फॉलो नहीं किया जाता है और विदेशों में कई बार उन्हें जॉब मिल जाती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और उनको तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ उसी तरह से उस युवा को भी वहां पर करना पड़ा। उसका एक्सीडेंट हुआ तो उससे मिलने राहुल गांधी गए थे, उससे वादा किया था राहुल गांधी ने कि वो भारत में जाने पर उसके गांव जाएंगे और परिजनों की बात कराएंगे वीडियो कॉल पर, वो उन्होंने कराया। अब डंकी को लेकर यानी वो जो समस्या है युवा बेरोजगारी की समस्या है बहुत बड़ी, उसको लेकर राहुल गांधी ने क्या लिखा है वो आपको बताएं कि क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। एक लंबा ट्वीट राहुल गांधी ने उस व्यवस्था पर लिखा है जो एक अवैध तरीका है युवाओं को बाहर भेजने का। वो लिखते हैं कि भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी
की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर होकर चुका रहे हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर खुद को पराये मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अवसरों के अभाव ने बच्चों से उनके पिता और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा दूर कर दिया है। 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा समेत देश भर के युवाओं से रोजगार के अवसर छीनकर उनके साथ घनघोर अन्याय किया है। टूटे भरोसे और हारे मन से मजबूर होकर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। डर से बिछड़े इन प्रवासी पंछियों को अगर अपने देश में अपनों के बीच बस जीविका कमाने का मौका भी मिले तो ये अपना वतन कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा संकल्प है कि कांग्रेस सरकार बनते ही हम हरियाणा में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा। ये जो डंकी प्रथा है, यानी एक तरह से अवैध तरीके से युवाओं को विदेश भेजने की, वहाँ रोजगार के नाम पर ले जाते हैं लेकिन उनका शोषण होता है। कई बार उन्हें अवैध तरीके से जब जाते हैं तो वहाँ पकड़े जाते हैं, उनको यातनाएं दी जाती हैं, जेलों में पड़े रहते हैं। ये इस तरह से लेकिन मजबूर है। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है बेरोजगारी। बड़ी संख्या में हरियाणा के युवा जाते हैं वहाँ, और वो हमने आपको दिखाया भी था कि जब उस गाँव में पहुँचे राहुल गांधी करनाल के उस गाँव में, तो कई परिवार ऐसे थे जिनके घर के बच्चे विदेशों में इस तरह से गए हुए हैं। और ऐसे नहीं जाते, उसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करते हैं। उसका जो वहाँ पे उनके परिजनों ने भी, अमित के परिजनों ने भी ये कहा था जिस युवक के घर गए थे राहुल गांधी, कि उन्होंने 42 लाख रुपए खर्च किए थे उसको अमेरिका भेजने के लिए, विदेश भेजने के लिए। तो अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में इस तरह से जाते हैं, उनको ये लालच दिया जाता है कि वहाँ वो अच्छी कमाई करेंगे, मोटी कमाई करेंगे, जो बेरोजगारी का दंश यहाँ झेल रहे हैं उससे उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन कई बार वो हादसों के शिकार होते हैं और वहाँ पर वो कानूनी पछड़े में भी पड़ जाते हैं। तो इस तरह की बातें राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि इस प्रथा को खत्म करेंगे और लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप अमलेंदु जी बहुत बड़ी समस्या है जिसको उठाया है राहुल गांधी ने, और हरियाणा पंजाब में खासतौर पर ये बहुत बड़ी समस्या जी बिल्कुल समीर जी, बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा पंजाब में। उसको डंकी के रास्ते जाना भी कहते हैं, कबूतरबाजी भी कहते हैं इसको, और उसमें अवैध तरीके से लोग जाते हैं और बहुत से लोग रास्ते में ही समीर जी काल कवलित भी हो जाते हैं, क्योंकि वो समुद्र के जरिए कई कई महीनों में पहुंचते हैं और रास्ते बदल बदल के पहुंचते हैं ताकि दूसरे देशों की सीमाएं जो पड़ती हैं, दूसरे देशों की जो नेवी है वो कहीं ना पकड़ ले। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समुद्री डाकुओं का खतरा होता है, वो भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर वो जाकर पहुँचते हैं और जो तस्कर भेजते हैं इनको, वो एक लंबी रकम जो वसूलते हैं। अमित की माँ ने भी बताया कि 42 लाख। जी हाँ, खेत उन्होंने अपनी जमीन, खेत वगैरह बेच करके उसको दिए थे वो पैसे, और उस तरह से उनके गांव के कई और लोग आकर वहां मिले थे राहुल गांधी से। राहुल गांधी जब पहुंचे हैं करनाल, उस गांव में घोगड़ीपुर गांव है समीर जी, तो राहुल गांधी, हम वो विजुअल भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जब फुल स्क्रीन अगर लेके आ सकते हैं तो लेके आइए कि राहुल गांधी पहुंचे थे तो क्या वहां हुआ था, वो कैसे जाकर के मिले थे लोगों से। उनके परिजनों से मिले थे और परिजनों ने बताया था कि किस तरह से उनको, हालांकि वो उनकी सरप्राइज विजिट थी, परिजनों को नहीं मालूम था कि राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुलाकात की। चूंकि वो अमित से वहां अमेरिका में वादा करके आए थे कि वो परिवार के से मिलेंगे और उसकी वीडियो कॉल पर बात भी कराएंगे, वीडियो कॉल पर बात भी कराई। और ये विजुअल्स हम लोग जो देख रहे हैं ये अमित के उसी घोंगड़ीपुर गाँव के हैं और करनाल जिले में ये पड़ता है। और हरियाणा के तमाम जिलों से इस तरह के लोग, खासकर युवा, विदेशों में जाते हैं और उनसे एक मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन अवैध तरीके से भेजा जाता है और अक्सर वो जो तमाम तरह के कानूनी पछड़ों के शिकार होते हैं। जाते तो वहाँ पर रोज़गार के लिए हैं, लेकिन रोज़गार कई बार नहीं मिलता है और उन्हें कानूनी पछड़े में पड़कर तमाम तरह की यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। तो ये राहुल गांधी उनके परिजनों से और गाँव के तमाम लोगों से मिल रहे हैं। उस गाँव के आसपास के बहुत से लोग जिनके परिवारों के बच्चे बाहर रह रहे हैं और इस डंकी प्रथा के जरिए बाहर भेजे गए हैं, उनके परिजनों से राहुल गांधी ने उस समय मुलाकात की थी। एक बार अमित की मां का जो उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर और अपने तब पैसे कहीं से जुटाए, तब 42 लाख रुपए खर्च किए और भेजा। लेकिन बेटा उनका 4 महीने से वहाँ एक एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में पड़ा है और उससे उन लोगों की बात तक नहीं हो पा रही है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उस चीज़ को लेकर उन्होंने एक अपना दर्द साझा किया।
सुनते हैं अमित की मां को, जब राहुल गांधी गए थे वहां मिलने हरियाणा के करनाल में उनके गांव। हाँ। क्या बातचीत हुई और अमित के बारे में क्या बताया उन्होंने? अमित के बारे में ये बताई कि भी मैं उस अमित से मिलकर आया हूँ, वादा करके आया कि मैं घर जाऊंगा। मारे को कोई पता नहीं था। सुबह 5 बजे तो उसके बॉडीगार्ड आए, हम उठाए। फिर 6 बजे राहुल गांधी आए, हम सुनते ठाए, हमने कोई पता नहीं था। हमारी दुख भरी कहानी सारी उन्हें सुनी, जड़ में बैठ कर बड़े प्यार था। फिर उन्हें ये कही कहा हमें जरूर कुछ न कुछ सारा लावेंगे, मदद करेंगे। पूरी मदद के बारे में क्या करें। क्या बातचीत हुई और क्या खाया पिया उन्होंने यहाँ? बस एक बिस्कुट सा खाया, चाय पी थोड़ी। तो क्या कह रहे थे अमित की क्या हालत है वहाँ पे, क्या हुआ था उसके? कंडीशन खराब है उसकी काफी। वो कहता राहुल गांधी मारे तो दिलासा दे गया, अब ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हुआ क्या था अमित को? एक्सीडेंट हुआ था। तो राहुल गांधी उनसे मिल के आए थे? हाँ, मिल के आया। तो फिर आपको कोई दिलासा दिया क्या मदद करेंगे, क्या करेंगे? कहा का मदद करेंगे। बोला कि खेती बाड़ी 3 बीघे की डबड़ी थी, वह बेच के यो घर है, यो गिडमी टेक का जब गया था। वैसे ले यो मारा जो किसी ने न्यू कह दिया कि जिसने के पैसे देने हैं अखबार निकल या पैसे दे। तो हम तो सड़क पर बैठेंगे, क्यों पैसे देंगे नहीं। घर अगले का डोंकी के रास्ते गया था। हाँ, डोंकी के रास्ते में 42 लाख रुपया लगा कर गया था। क्या नाम है आपका? बिगमती। तो ये अमित की मां थी, बोल रही थी कि किस तरह से उसको भेजा, 42 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका गया और अब वो एक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसकी हालत ख़राब है। राहुल गांधी ने उससे मुलाकात की थी अमित से और उसके बाद उनके गांव गए, उनके परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने डंकी समस्या को लेकर उसके बाद एक ट्वीट किया, जिसको अभी हमने आपको दिखाया, एक बार फिर दिखाएंगे, और एक वीडियो भी जारी किया है जिसको थोड़ी देर में आपको सुनवाते हैं। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में चुनाव का बन गया है, चूंकि 8 तारीख को वहां पर मतदान होने हैं हरियाणा में, माफ कीजिएगा 5 अक्टूबर को। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। पिछले 10 साल से लगातार उसकी सरकार है वहां पर, और एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, न सिर्फ हरियाणा में, पूरे देश में। लेकिन अब वहां विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। 2024 के चुनाव में उसको महज 5 सीटें मिली, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में उसको 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और यही बात अभी एक दिन पहले एक इंटरव्यू में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो हाफ हो गई और विधानसभा चुनाव में बीजेपी साफ हो जाएगी। लेकिन ये बात तो उन्होंने एक पार्टी के नेता के तौर पर कहा, लेकिन हरियाणा की जो जमीनी हकीकत है वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, जवानों के मुद्दे पर किस तरह से वहां एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। पार्टी के नेता, पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो वहां उनको नहीं आने दिया जा रहा है, वहां उनकी बात सुनने को लोग तैयार नहीं है, वहां से उनको भगा दिया जा रहा है। इस तरह की तमाम स्थितियां, तमाम वीडियोस हम लोगों के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि ये जो मुद्दे हैं आम लोगों से जुड़े हुए, चाहे वो किसानों के हों, चाहे वो पूर्व सैनिकों के हों, चाहे युवाओं के हों, रोजगार के मुद्दे पर, अग्निपथ योजना को लेकर इतनी नाराजगी, वहां जबरदस्त नाराजगी है। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। और अब एक ये मुद्दा जो डोंकी का मुद्दा है, यानी अवैध तरीके से युवाओं को विदेशों में भेजने का मुद्दा, ये राहुल गांधी की ट्वीट के बाद और राहुल गांधी के करनाल में अमित के घर जाने के बाद और जोर पकड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा में ऐसे सैकड़ों हजारों परिवार हैं जिनके बच्चे विदेशों में इस तरह से डोंकी प्रोसेस से गए हैं, यानी अवैध तरीके से गए हुए हैं। तो राहुल गांधी का वो अगर हम वीडियो सुन सकें, देख सकें, जो उन्होंने जारी किया है इस डोंकी सिस्टम को लेकर, तो देखते हैं। लेकिन उन्होंने इस
नॉन मेडिकल में 95% मार्क्स है। जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे वो पेपर लीक हो जाते थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आता था। अब जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, मैं आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला लिया। जमीन में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं और ना जो इतनी फसल होती है फिर ना उसके रेट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब जितना खर्चा होता है उससे कम में जाता, मतलब घर से लगता है, उसमें देखा कि घाटा ही है, तो फैमिली के फ्यूचर के लिए आना पड़ता है। हमने सोच ली ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इस कारण यहाँ पे आए। 5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर कर मैं वापस इंडिया जाना चाहूंगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। स्पेशल चूरमा बना रहे हैं आप? हाँ, देख रहा हूँ। सब हरियाणा के हो? जी, मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है। सही डिसीजन। पिछले दशक में हालात ही ऐसे हो गए हैं, जो अपना अच्छे से काम कर रहा था, महंगाई इतनी हो गया, अफोर्ड नहीं कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। माँ बाप सब घर में वही है? माँ बाप बच्चे। जब आप वहाँ से गए तो उनको तो डर लगा होगा कि क्या कर रहे हैं? कौन चाहेगा कि अपने बच्चों से दूर रहे? सिचुएशन बड़ी टफ होती है, क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे। खुश तो हम अपने देश में अपने लोगों के बीच में होते हैं हमेशा ही। जितने बच्चों से आप बात करोगे, अभी अपार्टमेंट्स में देखोगे, आप फील करोगे कि ये रहते कैसे हैं। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में। आप जाओगे तो बैग रखने की जगह नहीं है अपार्टमेंट्स पे। वो सब पैसे इकट्ठे करके अपनी फैमिली को भेजते हैं ताकि हमारी फैमिली सर्वाइव कर सके। तो उसके बाद हमारे भाई साहब, उनकी हेल्प से हमने इनके पास रहे। हम जब तक हमारे पास काम नहीं था, इन्होंने काम अरेंज कराया, काम किया, जो कि $10 $11 के हिसाब से हमने एज ए लेबर काम किया। इन्होंने हमारा केस, जो हमें वकील को प्रेफर किया और उन्होंने केस सबमिट किया। उसके बाद हमें 6 से 8 महीने के लगभग वर्क परमिट मिलता है। लगभग 1 साल हमने वो काम किया, उसके बाद वर्क परमिट मिला। अच्छा, आप हरियाणा से अमेरिका आ गए, हरियाणा से आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं तो फिर कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ देनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है कि क्या पता हमें एंट्री ना मिले। कोशिश करता है बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया तो में मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा। सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा इस जर्नी में? कभी डिपो। तो आपको कैसा लगा कि ये अमेरिका गए? लगा तो बुरा, पर किया क्या जाए, चॉइस नहीं है यार। रोजगार तो है नहीं, रोजगार तो नहीं है ना, या कुछ काम ही नहीं था। मजबूरी में क्या करता सर। रात तो नींद नहीं आती थी। दोनों मियाँ भी मतलब रोते थे, बच्चे थे मगेर सुनेंगे, रोएंगे जी, क्या फायदा है। वहाँ में तो पता भी नहीं था जी। बेटे ने बताया लड़का है जी वहाँ, उसको मिल लिया, वो उन्हें बहुत हेल्प कर दी, बहुत हेल्प की। तो आपको कैसा लगा? उसको बस सब याद करते हैं जी, सब रिश्तेदार याद करते हैं। उसके जाने के बाद मैं इतनी बीमार हो गई, मेरे 2 ऑपरेशन हो गए। उधर और होता था, इधर में रोती थी हॉस्पिटल में। मम्मी आपका क्या हाल हो गया बेटा, क्या करे, कोई ले आने वाला भी, एक पापा है, किस किस को संभालेगा। घबराया होगा बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे परिवार से जाके मिलो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आके मिलता हूँ। सर आप तो भगवान आ गया है। उन्होंने कहा, उनसे मैंने कहा है कि जो मैंने वहाँ देखा मैं आपको बताऊं, तो वहाँ पे मतलब ठीक है। सर हमें यहाँ तो गाँव का सरपंच भी कोई पूछने जाता है, और आप तो कहाँ से कहाँ मिलने के लिए आया जी। कोई एमएलए महाराज हमारे पास कभी आया जी, कोई दुख में सुख में, कोई और नहीं आया जी। ये बताओ जी, एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, 10,000 देता है सैलरी, कोई 12,000 देता है। उसमें बताओ 3 बच्चा की फीस भी है, पढ़ा, क्या खर्चा नहीं है जी। सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। हाँ जी, सब प्राइवेट। अस्पताल प्राइवेट हो रहा है। हाँ जी। कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो रही है। हाँ। जॉब प्राइवेट हो रही है। सब ऐसे बोलते हैं जी, अगर जी ये कार्ड बनवाते हैं अभी फ्री में लिहाज होगा, किसी का जो किसी का नहीं होता, पूछते भी कौन जी। 10 साल लाइन में लगा रखे जी हरियाणा सरकार ने, 10 साल लाइन लगा रखी है जी। आज ये कर लो, आज वो बदल दो, आज ये कर दो, आज होता कि। नमस्कार, कैसे हो? मैंने कहा था मम्मी के पास जाऊंगा, आ गया। कैसे हो? इसके जो अब खुश लग रहा है? वैसे तो ठीक हो जाता, ये जो खाने पीने की मशीन गई है ना, अंदर से ये सारी टूट गई। नहीं, ठीक हो जाएगा। मैं आपकी फैमिली से बात कर रहा था, कितना मतलब मुश्किल रहा है आपके लिए? हाँ, मेरे लिए तो
फिर भी मुश्किल है जी। हो जाओगे ठीक, कोई घबराना नहीं है। मेरी थिंकिंग है कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह रहे हो, क्या क्या मतलब आपको सहना पड़ रहा है। तो ये वो वीडियो है जो राहुल गांधी ने, और इसको काफ़ी लंबा ये वीडियो है जिसमें उन्होंने उस समस्या को, जो डंकी सिस्टम से तमाम लोग यहाँ पर बेरोजगारी का दंश झेलते हुए बाहर जाने को मजबूर हुए हैं, वो वहाँ किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनके परिजन यहाँ किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, और अगर रोजगार की ये स्थिति यहाँ पर होती या हरियाणा से बाहर भी दूसरे राज्यों में होती तो ये लोग अवैध तरीके से जाने को क्यों विवश होते। वहाँ बच्चों ने खुद ही बताया, जो वहाँ पर युवा रह रहे थे, कि कैसे वो एक कमरे के अपार्टमेंट में, फ्लैट में किस तरह से कई लोग एक साथ रह रहे हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो अमेरिका में ऐसा नहीं है कि भारत के जो लोग गए हैं, कुछ लोग वहाँ उद्यमी बने हुए हैं और उनको यहाँ पर कोई समस्या नहीं दिख रही है। पिछले 10 साल में सारी चीज़ें बिल्कुल हरी हरी ही दिख रही हैं, बढ़िया बढ़िया ही दिख रही हैं। ये वास्तविक जो दिक्कतों का सामना करने वाले लोग हैं वो वहाँ भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और यहाँ से दिक्कतों का सामना करते हुए ही उनको बाहर जाना पड़ा। तो ये चीज़ राहुल गांधी ने वहाँ उन लोगों से मुलाकात की, अमित के अलावा भी इन सारे बच्चों से जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो वहाँ कमाने खाने के लिए गए हुए हैं और यहाँ उनके परिवार के लोग हैं जिनसे बात की। और ये दिखा रहा है कि किस तरह से बेरोजगारी की समस्या हरियाणा में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन जो बेरोजगारी है उसकी वजह से लोगों को घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर, देश छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर जाने पर विवश हैं। क्योंकि अगर उन्हें रोजगार मिल गए होते तो वो क्यों वहां जाते। सारी चीज़ें, ये भी लोग बता रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो प्राइवेटाइज कर दी जा रही है, प्राइवेट कर दी जा रही है, नौकरियां खत्म की जा रही हैं। जो रेलवे और आर्मी जिसमें बड़ी संख्या में नौकरियां मिलती थी, और हरियाणा के लोग तो आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में जाते भी हैं, अग्निपथ योजना ने उन स्थितियों पर भी एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा में ज़बरदस्त नाराज़गी है और युवाओं ने अपनी इस नाराज़गी की कीमत भारतीय जनता पार्टी को दिखाई भी, उसको एहसास भी कराया, लेकिन ये नाराजगी वहां पर अभी भी खत्म नहीं हुई है। अमलेंदु जी, बिल्कुल खत्म नहीं हुई समीर जी। और आपको याद होगा कि हम लोग जब गए थे हरियाणा में ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, तो जो बादशाह गांव था, बादशाह विधानसभा थी, उसी का एक गांव, जी हाँ, झज्जर में बादली विधानसभा क्षेत्र था वो। तो वहाँ वो पूर्व सैनिक आ गए थे और एकदम से आते ही उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया था जी। और फिर आपको अपना माइक जो था बंद करना पड़ा, उनसे कहना पड़ा कि भाई आप अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, हमारे माइक पे कम से कम मत कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जाके कह देना मोदी से। तो ये हम लोग गुस्सा दिखा रहा था कि कितने वो गुस्से में है। आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक गुस्सा इस अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सैनिकों और जवानों के बीच में और युवाओं के बीच में है। तो ये वहां देखने को मिला हम लोग को, जो ग्राउंड पर हमने जाकर महसूस किया। कई युवा भी आए थे जो तैयारी कर रहे थे, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में थे कि ये तो ठेके पे मजदूर रखे जा रहे हैं, ये उनका कहना है। सैनिक भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, ठेके पर मजदूर रखे जा रहे हैं, बिल्कुल ये कहना था। तो ये पूरे हरियाणा में, चूंकि समीर जी हरियाणा जो पहचाना जाता है वो पहचाना ही जाता है जवान, किसान और पहलवान के लिए। बिल्कुल। तो जवान, किसान, पहलवान तीनों परेशान हैं, मतलब जवान, किसान, पहलवान तीनों परेशान। तो भारतीय जनता पार्टी को इन जवान, किसान, पहलवान, इन तीनों की परेशानी का खमियाजा तो वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब आरोप ये लग रहे हैं विपक्षी तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि परेशान है जवान, किसान, पहलवान से, तो मायावती जी को इन्होंने से गठबंधन करा के और आजाद समाज पार्टी का जेजेपी से गठबंधन करा के जी जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें विभाजन करने की ये रणनीति चली गई है ताकि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से फायदा हो। लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है, चूंकि लोग अब सतर्क हो गए हैं। और जो मायावती जी सतर्क कहने की बात कर रही हैं, तो सब लोग सतर्क हुए हैं कि मायावती जी जो कर रही है उससे भी सतर्क रहना है जी। ये वहाँ लोगों का कहना है समीर। बिल्कुल, कि वह यहाँ बीएसपी नेता मायावती अपने ट्वीट से आरक्षण को लेकर लोगों को सतर्क कर रही हैं और वहां सवाल ये उठ रहे हैं कि सतर्क तो बीएसपी नेता से होना चाहिए, जो परोक्ष रूप से, क्या अब तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं, वहां के मतदाताओं का ये कहना है कि वो यहाँ पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही हैं। तो इसका मतलब कि वहां के लोगों को ये बात पता है, ये किसी से छिपी नहीं है, और ये छिपती 1-2 बार है, लेकिन अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो फिर लोगों को पता चल ही जाता है। आरक्षण के मुद्दे पर जो बात राहुल गांधी ने कही नहीं, उसको लेकर बीएसपी नेता मायावती का जो ट्वीट है, उनको कह रही है सीधे तौर पर कि उन्होंने आरक्षण को खत्म करने का, जब उनकी सरकार आएगी तो आरक्षण को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, ऐसा मायावती ने राहुल गांधी के लिए कहा है, जबकि ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और ये वही भाषा है
जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 10-12 दिन से जब से राहुल गांधी अमेरिका से आए हैं या वहां उन्होंने अपना भाषण दिया और वहां तमाम दूसरे समुदाय के लोगों से मुलाकात की, कई शहरों में 3 दिन रहे अमेरिका में, अलग अलग समुदाय के लोगों से, छात्रों से मुलाकात की, बुद्धिजीवियों से और बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि आरक्षण को कब तक बनाए रखा जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ट्वीट की जो भाषा है वही भाषा मायावती के ट्वीट की भी दिखाई पड़ रही है। और ये बात हरियाणा में भी लोगों को पता है कि इस तरह के ट्वीट क्यों किए जा रहे हैं। लगातार बीएसपी नेता मायावती क्यों हमलावर है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर, इसे साफ तौर पर इसी रूप में देखा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से पक्ष में और कांग्रेस पार्टी के विरोध में लोग आए, इसलिए ये ट्वीट किया जा रहा है। वहां उनका जो गठबंधन है हरियाणा में इनेलो के साथ बीएसपी का गठबंधन, उस गठबंधन के पीछे भी जब गठबंधन बना तभी से ये कहा जा रहा था कि इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। ऐसा तो जी हाँ, खुलकर भी आ गया, खुलकर भी, हाँ, गोपाल कांडा भी उसमें है, गोपाल कांडा की उसमें पार्टी उसमें है, हरियाणा लोकहित पार्टी एचएलपी जो उसमें शामिल है, वो तीनों गठबंधन। और गोपाल कांडा के सामने से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट हटा लिया जी, यानी एक तरीके से इस गठबंधन को समर्थन दे दिया। तो अब तो ये खुल के है कि बीएसपी, इनेलो और गोपाल कांडा की एचएलपी जो है उसका बीजेपी के साथ अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि पर्दे के सामने गठबंधन है। हाँ। इस तरह की अब चीज़ सब सामने आ रही है। अगर बीजेपी वहाँ से गोपाल कांडा के सामने से अपना प्रत्याशी नहीं हटाती तो एक बार को ये हो सकता था कि चलिए पर्दे के पीछे से गठबंधन है। लेकिन अब तो जिस तरीके से जो भाषा बीजेपी बोल रही है उसी भाषा में अगर मायावती जी बोल रही हैं तो ये समीर जी जो आरोप लग रहे हैं, जो हम लोगों ने जमीन पर जाके भी देखा था, जो लोगों ने हम लोगों से कहा वो भी यही कहा कि अरे ये सब जो है बीजेपी ने खड़े किए हैं, 2-4 हज़ार वोट के लिए खड़े किए कि कुछ काट लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे। तो इस तरीके का आम आदमी जब ये बात कर रहा है समीर जी, तो आप समझ सकते हैं कि जब आम आदमी को ये समझे तो इन राजनेताओं को ये समझ में क्यों नहीं आता है कि आप जो कर रहे हैं उसको जनता समझ रही है। यानी जनता को मूर्ख समझने की चीजें जो हैं ये सारे राजनेता क्यों करते हैं जी, ये बड़ा सवाल है समीर जी। बिल्कुल, और इस ट्वीट की काफी चर्चा हो रही है और ये ट्वीट केवल आज ही नहीं किया बल्कि उन्होंने इससे पहले भी कल भी किया और उस वक्त भी किया जब राहुल गांधी अमेरिका में थे और उनका ये बयान आया था जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसके कुछ अंशों को निकालकर उसे आरक्षण के विरोधी बयान के रूप में प्रचारित किया था। यद्यपि राहुल गांधी ने उसका एक बाद में चूंकि उनको लगा कि ये गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है तो उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया और चुनौती भी दी भारतीय जनता पार्टी को कि वो इस पर जातिगत जनगणना कराए। आरक्षण को तो वही खत्म करना चाहती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण, संविधान, इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के आरोपों से बुरी तरह घिरी हुई थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब इसलिए नहीं था कि उसके कई नेता और जिम्मेदार नेता, कई सांसद ये बयान दे चुके थे कि 400 पार का नारा इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ताकि वो संविधान को बदल सके, संविधान में संशोधन कर सके, आरक्षण को खत्म कर सके। और इसका खंडन भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब वो संविधान के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर कोई न कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ कर ले आ रही है कि वो कांग्रेस पार्टी को घेर सके, क्योंकि जो उसको नुकसान उठाना पड़ा है अब वो सोच रही है कि उसको किस तरह से वहां कांग्रेस पार्टी को घेरा जाए। लेकिन बात यह है कि अगर कोई चीज़ कही नहीं गई है तो तकनीक के इस दौर में आप किसी की कुछ पॉइंट्स को अगर काट कर 2-4 सेकंड के वीडियो को चला देते हैं तो लोगों के पास ये सुविधा है कि वो पूरा वीडियो देख लेते हैं। और वही बात राहुल गांधी ने कही अपने ट्वीट में कि उनका ये कहीं मकसद नहीं था। और अगर वास्तव में आरक्षण को लेकर इतने ज़्यादा संवेदनशील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछड़ों का हक दिलाने के लिए इतने ज़्यादा वो प्रयासरत हैं, तो जातिगत जनगणना के मामले पर वो खामोश क्यों हैं? एक बार राहुल गांधी का वो ट्वीट हम लोग फिर से देखेंगे जिसमें उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाद बीएसपी नेता मायावती का उसी एक गलत बयान के लिए उस पर ट्वीट करना लगातार, ये बहुत हैरानी वाला है और ये उन पर इस आरोप को पुख्ता कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही है या उनकी जो राजनीतिक रणनीति है वो इसी तरह की है कि उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। राहुल गांधी ने लिखा है कि अपने ट्वीट में कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा
हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए, जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। ये राहुल गांधी ने लिखा है और ये साफ कर दिया है कि उनका इस तरह का न तो कोई बयान था और न ही उनकी ये मंशा है, ऐसा वो कभी चाहते हैं। इसे स्पष्ट कर दिया, लेकिन इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी के नेता उनके बयानों को लेकर उन्हें धमकी भी देते रहे, धमकाया। और इसी बयान के लिए जो एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के विधायक हैं संजय गायकवाड़, उन्होंने राहुल गांधी की जबान काटकर, उनकी जीभ काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे इस बयान को, जो बयान राहुल गांधी ने दिया ही नहीं, उस बयान के लिए उन्हें धमकियां दी गईं। और अब बीएसपी नेता मायावती भी उस बयान के लिए राहुल गांधी को घेर रही हैं, उनकी आलोचना कर रही हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा रही हैं कि उसने आरक्षण को खत्म करने की साजिश की है। पूरे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, तीसरी बार अब सरकार आ गई है केंद्र में, और कांग्रेस पार्टी केंद्र की सरकार से 10 साल से बाहर है। उत्तर प्रदेश में कई दशक से बाहर है, 1985 के बाद उसकी वहां पर सरकार नहीं बनी है, 1989 के बाद से। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के बजाय या दूसरी पार्टियों के बजाय बहुजन समाज पार्टी मायावती की अध्यक्ष मायावती के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहते हैं। इसके पीछे अभी भी समझिए जो 3 लगातार उन्होंने ट्वीट किया, 15 सितंबर को ट्वीट किया, फिर कल ट्वीट किया, आज ट्वीट किया, कहीं भी एक भी बार मायावती जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछा जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल, जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। उसके अलावा लोकसभा चुनाव के समय जब ये आरोप लग रहे थे तो उन्होंने एक भी बार आरोप ये नहीं लगाया या उनके पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं बयान दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप क्यों लग रहे हैं, सही है कि नहीं है, वो इन आरोपों के समर्थन में है कि नहीं है। जी बिल्कुल, और पूरा हमलावर जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पे नहीं और अभी भी कांग्रेस पर हमलावर है और बीजेपी पर बहुत नरम रुख उनका साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये देखना होगा समीर जी कि क्या देश की राजनीति किस तरफ जाती है और हरियाणा में क्या होता है। क्योंकि अभी तक जो मायावती जो कर रही है वो हरियाणा चुनाव के लिए कर रही है, समझा जा रहा है। चूंकि तमाम राजनीतिक विश्लेषक और जमीन पे भी लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी जो कर रही है वो हरियाणा चुनाव में बीजेपी को कुछ फायदा हो इसके लिए कर रही हैं। तो अब पता नहीं इसके लिए कर रही नहीं कर रही है, उनकी यही नीति है, हम नहीं कह सकते, हो सकता है उनकी यही नीति हो, लेकिन उससे बीजेपी को फायदा हो रहा हो, ये हो सकता है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जो जमीन पर लोग कह रहे हैं और जो राजनीतिक विशेषज्ञ तमाम कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी के पर्दे के पीछे से बीजेपी के लिए मायावती जी काम कर रही हैं। अब कर रही है नहीं कर रही है वो जाने, उनका काम जाने से। जी बिल्कुल, लेकिन वही ठीक है कि ये तो देखने वाली बात होगी, वही जान सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता क्या है कि जो उनकी कार्यशैली है और लगातार पिछले कई चुनाव से, एक केवल हरियाणा में नहीं, लोकसभा चुनाव में भी देखा गया, उत्तर प्रदेश में जो 2022 के विधानसभा चुनाव थे वहां देखा गया। और हैरानी की बात यह है कि इन सारी चीजों से उन्हीं को नुकसान होता है। जहां 2019 में उनके पास 10 एमपी लोकसभा में जीत कर आए थे, 2024 में 0 हो गई उनकी संख्या लोकसभा में, राज्यसभा में उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। 2022 में उन पर आरोप लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं, वहां भी उनका केवल एक विधायक जीत कर आया, 403 विधानसभा सीटें, वो भी अपने दम पे आया। वो भी अपने दम पे, जिसको कहा जाता है कि उसकी अपनी खुद की व्यक्तिगत क्षमता इतनी है कि वो निर्दलीय भी लड़े तब भी वो जीत जाएंगे। बलिया से आते हैं उमाशंकर सिंह विधायक जो है बहुजन समाज पार्टी के, यानी अगर उनको हटा दिया जाए तो 0 वहां भी सीट पर, ठीक है, एक प्रतिनिधित्व वहां पर है। तो नुकसान लगातार भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, वो माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी का बावजूद इसके इन आरोपों को और पुष्ट करती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, या फिर उनकी क्या व्यवस्था है, ये तो वही जान सकती हैं। चलते एक सवाल तो पूछा जा सकता है समीर जी बिल्कुल, कि हरियाणा चुनाव के बाद अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि भाजपा कांग्रेस दोनों को किसी के समर्थन की आवश्यकता हो और धोखे से भी अगर मायावती जी की एक आध सीट आ जाए तो किसके साथ जाएंगी? जी, अब वो तो देखने वाली बात होगी वो किसके साथ जाएंगी, किसके साथ नहीं जाएंगी। लेकिन अगर अभी तक जो उनकी स्थिति है और वो लगातार ये ट्वीट कर रही हैं, हरियाणा
विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जैसे ट्वीट कर रही है, उनकी जैसे बयान अगर दे रही हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि उनकी मंशा क्या है, वो किसे चाहती हैं कि सरकार बनाए वहां पर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनके मतदाता या हरियाणा के मतदाता क्या चाहते हैं कि वो किसके पक्ष में जाएं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में या फिर निर्दलीयों के पक्ष में या जो दूसरी वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके पक्ष में। ये देखने वाली बात होगी। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको हरियाणा की, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, वहां पर दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार का काम कल खत्म हो गया। कल वहां पर दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे। उसके अलावा 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह से हम लोग आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए DB लाइव के साथ। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।